सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था की ओर से आयोजित ये 3 दिवसीय कौशाम्बी लोक रंग महोत्सव 2022। जी हाँ दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 दिवसीय ये कार्यक्रम। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है, समय के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। समय ही एक है जो किसी को भी सफलता की शिखर पर ले जा सकती है, और वो समय ही है जो किसी भी इंसान को उसको किसी भी चीज़ के लिए मोहताज कर दिया करती है। समय निरंतर चलता रहता है। मनुष्य अपनी उम्र के वजह से रुक जाता है, परंतु समय अविराम है जो लगातार चलता रहता है। समय का चक्र घूमता रहता है। अब यहीं की बात देख लीजिए, आप और हम यहाँ से अलग हुए लगभग 1 वर्ष पहले। इस बीच आप और हम अपने जीवन में आए तमाम उतार चढ़ाव को देखते रहे, कभी खुश, कभी गम, कभी दुखी तो कभी तनाव, तो कभी सफलता की खुशी। जीवन यापन का संघर्ष चलता ही रहा, और देखते ही देखते उसी समय ने हमारे जीवन का पूरा 1 साल व्यतीत कर दिया, या यूँ कहिए कि 1 साल हमारे जीवन का कम हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये वही समय है जो हम लोगों को एक बार फिर यहाँ लेकर आया है, हम लोगों को मिलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं कौशिक भट्टाचार्य यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों का आभार, अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर 3 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम कौशाम्बी लोक रंग महोत्सव 2022 लेकर आपके सामने उपस्थित है। यहाँ हम 3 दिन तक आपके लिए विभिन्न शहरों और जिलों से आए हुए प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे आपके लिए 3 दिन तक। याद रखिएगा, आज से लेकर 3 दिन तक, अर्थात 23, 24 और 25 दिसंबर तक। दोस्तों, मैं यहाँ ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अपनी पिछली विरासत से लेकर वर्तमान युवा पीढ़ी पर नज़र दें तो हम देखते हैं कि हमने लगभग अपने सभी क्षेत्रों में पाश्चात्य सभ्यता को ही ज़्यादा से ज़्यादा अपनाते चले आ रहे हैं, यानी वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो करते चले आ रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने आप को विकसित देशों की श्रेणी में रखना चाहते हैं तो इस वर्तमान परिवर्तन की दौड़ में आपको भी शामिल होना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि कोई भी राष्ट्र या कोई भी देश अगर किसी दूसरे राष्ट्र की सिर्फ नकल पर अपने को विकसित कर रहा है तो ये सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि नकल, हम सभी जानते हैं कि नकल कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। ऐसे ही देख लीजिए, हम अपने बच्चों को हमेशा ये सीख देते हैं कि कभी भी नकल न किया करिएगा अपने क्लास में। तो नकल के माध्यम से अगर हम किसी राष्ट्र को अपने आप को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत उचित बात नहीं है। किसी दूसरे राष्ट्र की नकल पर अपने को विकसित कर रहा हो तो ये सर्वथा उचित नहीं है। उस देश की खुद की एक विशेषता होनी चाहिए, उस देश की एक विशेष पहचान होनी चाहिए, एक अद्वितीय प्रतिभा होनी चाहिए, जिससे कि वो सारे संसार में अपनी एक अलग छवि बना सके। हमारे देश के पास संगीत और कला का एक विशाल क्षेत्र है। हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं वो दूसरों से बहुत अधिक धनी, और कहीं भी दूसरे देश में ऐसी कलाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी जो हमारे पास है। हमारे पास कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी आदि जो भी नृत्य हैं वो दुनिया में किसी भी और देश के पास नहीं है। लोक कलाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, नाटक, नौटंकी इत्यादि, ये जो भी हमारी दमदार जो ये कलाएं हैं वो किसी भी दूसरे देश के पास नहीं है। बस कमी है तो वो आपकी और हमारी है, जो इस ओर हमारा रुझान बहुत कम देता है। हमें आपको ये चाहिए कि इस लोक कलाओं को लेकर देश को आगे बढ़ाएं। साथियों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने जो भी अपनी ये जो कलाओं के क्षेत्र में अपनी जो प्रयास किया है उसको आप लोग ज़रूर अपने सहयोग से आगे बढ़ाते रहें। बस इसी कमी को दूर करने के लिए हमारी संस्था सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था के सचिव तेजेंद्र सिंह तेजू पूरी तरह से प्रयासरत हैं। इन्होंने कई जिलों में घूम घूम कर कार्यशालाएं या प्रशिक्षण केंद्र चलवाया। तमाम नाटक और नौटंकी के माध्यम से लोक कलाओं को
जनमानस तक पहुंचाया और आज की संस्था के उद्देश्य की पूर्ति इन्हीं लोक कलाओं को और आगे तक ले जाने की है। 3 दिवसीय कौशाम्बी लोक रंग महोत्सव 2022 का आयोजन भी उसी में से एक है। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ये बता दूं कि आज की हमारी प्रस्तुति एक हास्य नाटक है। आज की हमारी जो प्रस्तुति है वो इलाहाबाद शहर की द स्टेज फाउंडेशन की प्रस्तुति, द स्टेज फाउंडेशन की प्रस्तुति आदाब अर्ज है। ये एक हास्य नाटक है। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि आप इस नाटक में पूरी तरह से तन्मयता से आप इस कलाकारों को सहयोग करें और इसका आनंद लें। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हमारे बीच आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे बीच उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री दीपक शर्मा जी, जो कि संस्कार भारती काशी प्रांत के संगठन मंत्री हैं, और उनके साथ हैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सुशील राय जी। ये हैं संस्कार भारती के प्रयागराज के और कौशाम्बी दोनों जिलों के विभाग संयोजक। उनकी गरिमा में उपस्थिति हमारे कार्यक्रम की शान है। दोस्तों, हम भारतीय किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर को अवश्य याद करते हैं। तो चलिए माता सरस्वती का स्मरण और नमन करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे संस्था के सचिव श्री तेजेंद्र सिंह त्यागी जी आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को मंच पर ले आएँ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम दीप जलाएंगे और माता सरस्वती को नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। श्री तेजेंद्र सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे मुख्य अतिथियों को और विशिष्ट अतिथि को लेकर मंच पर आएं। हेलो, अब मैं चाहूँगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि को अपनी परंपरा के अनुसार हमारी संस्था उन्हें सम्मानित करे। श्री जगदीश गौड़ जी से मेरा अनुरोध है। वरिष्ठ रंगकर्मी श्री जगदीश गौड़ जी के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, संस्कार भारती हमारे राष्ट्र की एक बहुत ही सम्मानित वो संस्था है जो अपनी संस्कारों को, अपनी परंपराओं को, अपनी विधाओं को हमेशा से ही अपने दिल में संजोए हुए है। उसी कार्यक्रम में चीज़ को आगे ले जाने में हमारे श्री दीपक शर्मा जी और श्री सुशील राय जी भी पूरी तरह से प्रयासरत हैं। जगदीश गौड़ जी से मेरा अनुरोध है कि वो हमारे अतिथियों को सम्मानित करने के लिए शॉल लेकर आए। हमारे सचिव श्री तेजेंद्र सिंह तेजू जी उनका सम्मान कर रहे हैं। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए सर। उपहार स्वरूप कोई स्मारक भी देते हैं, जैसा कि वो ये स्मारक। इसके बाद मैं चाहूँगा श्री हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री सुशील राय जी को भी हमारे सचिव जी सम्मानित करें। वरिष्ठ रंगकर्मी श्री जगदीश गौड़ जी से मेरा अनुरोध है कि वो अतिथि का सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए साहब। इसी के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं तालियों के माध्यम से, एटलीस्ट कम से कम। आज के मुख्य अतिथि श्री दीपक शर्मा जी अपने आशीर्वचनों के साथ हमारे इस कार्यक्रम को सिग्नल दें, अर्थात वो हमारे इस कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। श्री दीपक शर्मा जी, धन्यवाद। आप सभी को हमारी राम राम। ये सर्वस्व लोक कल्याण शैक्षिक संस्था द्वारा 3 दिवसीय लोक रंग महोत्सव सौभाग्य का विषय है कि कौशाम्बी में आयोजित किया जा रहा है और इसका लाभ, जैसे यहाँ पे हम 2-3 बार आए हैं तो पता यहाँ लोक नाट्य जिसको नौटंकी विधा बहुत सशक्त है, इसलिए शायद लोक रंग महोत्सव उसी में करने का इस संस्था ने सोचा है। और जो
लोक कला के द्वारा जागरण करना। आज जो परिस्थितियां हैं, जैसे अभी हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है। अब लोक जागरण का कितना बड़ा एक उदाहरण हो सकता है। मैं एक नाटक देख रहा था NSD का, खूब लड़ी मर्दानी। आप लोगों ने सुना भी होगा खूब लड़ी मर्दानी, लेकिन वो झांसी वाली रानी के उसमें लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने, उन्हीं के जीवन पे वो नाटक था। तो उस नाटक में दिखाया कि कैसे जब हमारी स्वतंत्रता के समय हम क्रांतिकारियों को और जन जागरण करने के लिए कहानियाँ सुनाते थे। कहानियाँ लोक कला के माध्यम से, ये जो भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, तो उसमें उदा देवी की एक कहानी सुनाते थे। गांव-गांव जाके कि उदा देवी कैसे अंग्रेज़ों को मारती थी, कैसे उनको वहाँ से भगाती थी, कैसे जनता जो वहाँ के क्रांतिकारी थे, वहाँ का समाज था, उसका संरक्षण करना, ऐसा करके देश ये हमारा है। हमको ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुना, गांव-गांव में जाके सभी को प्रेरित करना कि स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्वतंत्र नहीं थे तो हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते थे, हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते थे, हम कुछ भी बोलने से पहले हमको अंग्रेज़ों द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता था। तो वो छोटी छोटी कहानियाँ सुना के, और कला में कितना सामर्थ्य होता है कि जब देश में आंदोलन चल रहे थे, सब पूरे देश को इकट्ठा करना था, तो एक आप सबके सामने आया, एक कलाकार ने, एक कवि ने एक नारा दे दिया, उससे पूरे देश इकट्ठा हो गया, वंदे मातरम। आप लोगों ने सुना भी होगी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की उद्घोषणा, वो वंदे मातरम किया था और आनंद मठ में उसका वो हुआ था। एक वंदे मातरम के नारा से पूरे देश भर में एक भारत हमारी माँ है उसकी एक चित्र आ गया, सारा कुछ है, पूरा भारत एक हो गया। तो ऐसे ही जो अभी हमारे सामने चुनौतियाँ चल रही हैं, सामाजिक चुनौतियाँ, उन्हीं को लेके जन जागरण करना, नौटंकी विधा, लोक नाट्य विधा, नाटक विधा, गायन विधा, ऐसे बिरहा विधा, जैसे भी हो वैसे ही फैलाना, यही ये लोक रंग के माध्यम से हो रहा है। बस ये है कि इतना बड़ा उत्सव कौशाम्बी में हो रहा है, लेकिन अब हमको लोगों के पास जाना चाहिए। अगर हमको जन जागरण करना है तो उनके पास जाना चाहिए, उनके ऐसा कोई स्थान तय करना चाहिए जहाँ पर 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे कोई अच्छा चौराहा हो सकता है, अच्छे कोई उधर वो हो सकता है जहाँ पर जाए। हमें मालूम है कि यहाँ मैं जब आया तो हमको पता पड़ा अभी भी नौटंकी जिंदा है, नहीं तो हमारे गांव में तो पूरी रात नौटंकी होती थी हरिश्चंद्र के ऊपर, ऐसी लोक कथाओं के ऊपर। उसमें सीख जाते थे गांव वाले, या फिर हमको भी सीख जाते कि चोरी करना पाप है, सत्य असत्य नहीं बोलना। ये सब कहाँ से सीखे? ये लोक नौटंकी विधा, लोक रंग विधा, लोक नाट्य विधा के माध्यम से ऐसा नहीं करना। हर जीव में, हर जीव हो चाहे प्राणी हो चाहे जीव जगत में भी हमारी संवेदनाएं हैं, ये सब लोक रंग के माध्यम से ही, लोक नाट्य के माध्यम से ही हम लोग जानते हैं। और ये तो विधा थोड़ी उधर तो ख़त्म सी हो रही थी, लेकिन यहाँ आके हमको लगा है कि अभी भी लोक नाट्य जिंदा है। जब मैं यहाँ पर इनके साथ में बैठा, इनसे बातचीत किया, तब मालूम हुआ कि यहाँ पर तो अभी 40-50 ऐसी टीमें हैं, यहाँ के बहुत सारे कलाकार हैं जो रात भर ये नौटंकी लोक नाट्य ये करते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा और हमने कहा यहाँ पर कि एक अच्छे फेस्टिवल यहाँ पर होने चाहिए, इनको जिंदा रखने के लिए। इनको प्रचार प्रसार माध्यम, आज तो प्रचार प्रसार इतना बड़ा माध्यम हो गया है, सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम हो गया है, यूट्यूब चैनल है, तो शुरुआत कर देनी चाहिए कि जो यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं तो उसके द्वारा ये अभी पूरे सोशल मीडिया से तो बहुत जल्दी फैल जाता है। एक कोई अगर उसको लाइव करना या यहाँ पर जो आए हैं वो करते हैं तो ये विधा और सशक्त हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ। और फिर मैं यहाँ ये सर्वस्व लोक कल्याण शैक्षिक संस्था के हमारे भाई तेजेंद्र जी और कौशिक जी और ये सभी को हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमको बुलाया, इसलिए और ऐसे ही आपका चलता रहे और आप जन जागरण के लोक नाट्य के माध्यम से जन जागरण भी हो। जो वर्तमान में चुनौतियां हैं बहुत सारे, उनका भी समाधान आपके द्वारा हो, ऐसी हमारी कामना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। हमारे
संस्कार भारती के संगठन मंत्री काशी प्रांत श्री दीपक शर्मा जी, हमें भी अपनी विधाओं को जिंदा रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को आप अभी 3 दिन तक चलेगा, ये 3 दिवसीय है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने सब परिवार आप आए और इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाएं। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। आज की प्रस्तुति है मुख्य रूप से रूसी लेखक मोलियर जी की कहानी पर आधारित ये हास्य नाटक। प्रयागराज शहर के विख्यात हास्य कलाकार और वरिष्ठ कलाकार श्री सचिन चंद्रा जी के निर्देशन में ये प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है, जिसका नाम है आदाब अर्ज है। धन्यवाद। मैं इस घर का मर्द हूँ, मर्द। बस कान खोल करके सुन ले। अरे तू भी सुन ले। अगर चलेगी तो मेरी, नहीं तो चलेगी मेरी जुत्ती। अरे तेरे धौंस सहने के लिए मैंने शादी नहीं की। अरे लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, बीवी से तो चुड़ैल भली। हाँ हाँ हाजिर, देखिए तो जना इस बलुंडके के थोबड़े तो देखिए जना। हैं? तो इसमें बुरा ही क्या है? ऐसा समझदार मर्द तुम्हें ढूंढे से ना मिले। हाँ हाँ देखिए तो जरा, मुझ जैसी बीवी भी तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगी। वो तो मैं उस मौलवी के अनाप शनाप बातों में आ गया और तुम मेरी जिंदगी में आ गई। हाँ हाँ इस गधे की किस्मत तो देखिए। अगर चिराग लेकर भी दुनिया में ढूंढोगे ना तो मुझ जैसी बीवी तुम्हें नहीं मिलेगी। हाँ, चिराग लेकर ढूंढने की जरूरत ही क्या है जब इस गोबर को ही ढूंढना है। देख मेरा मुंह मत खुलवा, मैं कुछ कह बैठूंगा। तो जैसे गधे से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। अच्छा, दुनिया की सारी बीवियां पिटने के लिए इतनी उतावली क्यों रहती हैं? तुम इस गीदड़ की धमकियों से किसको डराते हो? हाँ, अरे मुझ जैसा समझदार मर्द जो हजामत बनाने में माहिर और जिसने एक डॉक्टर के यहाँ शीशियां और तौलिया धोई हो और जो अभी भी गधा है। मैं कह चुका कि गोबर धो रहा हूँ। देख मैं फिर कह रहा हूँ, लगता है तू मेरा हुनर देखे मानेगी नहीं। मैं बता देता हूँ। इस गीदड़ की धमकियों से मुझे मत डराना तुम। हाँ, तुझे मेरी धमकियां गीदड़ की लगती हैं। देख मुझ में बर्दाश्त करने का मात्रा जरा कम है, लेकिन बाजुओं की ताकत में कोई कमी नहीं। अरे मेरे गोद में 4 नन्हे बच्चे थे, तुम तो जाके बाहर दारू पीते रहते थे और मैं तो रोती रहती थी घर में बैठकर। तुम तो चली जाती थी और मुझे इस घर की रखवाली करनी पड़ती थी। रखवाली? सारा सामान तो दारू में उड़ा दिया, फिर घर में बचा है क्या चौकीदारी के लिए? मुसीबत में ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा अफलातून ने जरूर कहा होगा। हाँ हाँ अफलातून ने कहा है। देखिए जरा हाज़रीन इनके शब्दों को। देख फिक्र न कर, अगर बच्चे बहुत परेशान करते हो तो उन्हें जमीन में लिटा दे। मतलब तुम अपनी बेहुदगी से बात नहीं आओगे? मैं कह तो रहा हूँ। अच्छा रुक, बस थोड़ा सा टाइम दे, मैं अभी दारू पी के आता हूँ, सबकी तबीयत हरी कर दूंगा। मैं तुम्हारी सख्खरपन की बात नहीं आती। लगता है आज तू बगैर पिटे मानेगी नहीं। तुम अपने गीदड़ की धमकियों को अपने पास रखो। हाँ, दुनिया की सारी बीवियां पिटने के लिए इतनी उतावली क्यों रहती हैं? बेहा बचलन बचात बदली। अरे हरामी कुत्ते लुच्चे लफंगे। अल्लाह ले, बचा, ले, बचा। ये ले। मार डाला। दुनिया की सारी बीवियों से निपटने का एक ही रास्ता है। बस लगता है ज्यादा हो गया, अब मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। सुनो, माफ कर दो। सुलह की कोई गुंजाइश नहीं। अरे अब माफ भी कर दो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो भी इतनी पिटाई के बाद। अरे पूरा मानने की क्या बात है, थोड़ा ज्यादा हो गई, माफ कर दो। नहीं लगता है मान गए। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को जल्दी आऊंगा। ठीक है, जाओ जाऊं? जाओ, मैंने माफ किया, लेकिन इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। जाओ बच्चों जाओ, मेरी इस जहरीली मुस्कान तुम्हें रास लाएगी। हाँ, मेरे पेट में खलबली मची है, कैसे इन गड्ढे की चोटों का मैं बदला लूं। मैं जानती हूँ अगर एक औरत
बदला लेने पर उतारू आ जाए ना, उसका बार कभी खाली नहीं जाता। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे चैन की सांस लेते हो। तुम्हें तो ऐसी सजा दूंगी ना कि जिंदगी भर तुम तड़पोगे। तुम्हें नहीं नहीं। यार मालिक का जुनून समझ में नहीं आता। हमें समझ में ये नहीं आया कि उन्होंने जो काम हमको दिया है उससे हमारा क्या फायदा होगा। अरे तुम क्या समझते हो? अपने मालिक का हुक्म मानना हमारा फर्ज है। हाँ, हमारी मालिक की बेटी की शादी उसकी बीमारी की वजह से नहीं हो पा रही है। यदि बीमारी ठीक हो जाए तो उसका निकाह हो जाएगा और हम दोनों इनाम के हकदार हो जाएंगे। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। आफ्ताब एक अच्छा लड़का है हाँ। और बिटिया से शादी के लिए राजी भी है, लेकिन लड़की किसी आशिक अली नाम के लड़के को चाहती है। लेकिन हमारे मालिक आशिक अली को अपना दामाद बनाने के लिए कतई तैयार नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, इसीलिए हमें अपने मालिक को हुक्म मानना पड़ेगा। तो क्या मुझे मेरे शौहर से बदला लेने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा? और मालिक का जुनून समझ नहीं आया। ये तो उस लड़की की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही। उसके लिए बड़े से बड़े और बड़े से बड़े डॉक्टर भी उल्लू के पट्टे बन गए हैं। समझ नहीं आता। डंडे की चोटों ने मेरे पेट में तो खलबली मचा रखी है। इन्हें हजम कर जाना मेरे बस की बात तो नहीं। हाँ, माफ कीजिएगा, मैं अपनी उलझन में कुछ ऐसी उलझी कि आपकी उलझन देख न पाई और आपसे उलझ गई। जी, उलझने वाले तो उलझ गए और जो ना उलझे वो अनाड़ी है। आपकी उलझन से हमें कोई उलझन नहीं। आप उलझती जाइए और उलझती जाइए। जी नहीं, शुक्रिया। आप लोग यहाँ पर अजनबी लगते हैं। क्या मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ? जी जरूर, शायद कर सके। दरअसल हमें एक ज़हीन बेहतरीन डॉक्टर की तलाश है जो हमारी मालिक की बेटी का इलाज कर सके। दरअसल वो गूंगी हो गई है और बड़े से बड़े डॉक्टर उसका इलाज करके थक चुके, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। अरे फिर तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इधर एक ऐसा आदमी है जो पूरी दुनिया में अपनी तरह का एक ही है और वो ऐसी बीमारियों को चुटकी बजाते ही दूर कर देता है। कहाँ है वो? वो उधर अपनी तफरीह के लिए हजामत बनाता हुआ मिल जाएगा। हजामत बनाने वाला डॉक्टर? जी नहीं, वो एक अजीबोगरीब आदमी है। दिखने में तो कुछ और है और असलियत में कुछ और है। उल्टे सीधे कपड़े पहनता है। उसको देखकर तो एकदम लापरवाह इंसान सा लगता है, लेकिन उसकी हुनर तो मुझसे तो बताते ही नहीं बनता है कि मैं क्या कहूँ उसके बारे में। अच्छा, जितने भी अजीब तरीन और खूबसूरत लोग होते हैं उनमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। जी जनाब, उसकी गड़बड़ी की तो बात ही मत कीजिए। उसकी गड़बड़ी तो यकीनन से बाहर है। जानते हैं आप, वो अपनी काबिलियत को अपने तक महदूद रखना अपनी फितरत में समझता है। वो अपनी काबिलियत को किसी के सामने तो कबूल ही नहीं करता और तब तक कबूल नहीं करता जब तक किसके डंडा से पिटाई न कर दी जाए। और वक्त आने पर तो हम लोग उसको इसी तरह मार मार कर घसीट कर ले आते हैं। अरे ये तो बड़ी हैरत अंगेज गड़बड़ है। हाँ। अजी जनाब, वो हैरत अंगेज कारनामे की खान है वो इंसान। अच्छा। आप जानते हैं, एक बार एक औरत मर सी गई। उसके परिवार वाले उसको दफनाने तक की तैयारियां शुरू कर दिए। अरे मेरा तो देखकर दिमाग ही खराब हो गया। मैं गई, फिर हम लोग सारे लोग उसको मार मार कर घसीट कर लटेड़ कर ले आए। उसके बाद उसने उस लड़की के मुंह में किसी एक चीज की बूंद डाल दी। उसके बाद वो लड़की अपने कमरे में ऐसे नाची जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वैसे जरूर उस व्यक्ति के पास सभी मर्जों की दवा होगी। इसमें क्या शक? अरे ऐसा ही डॉक्टर तो चाहिए था हमें। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन सुनिए, जो हिदायतें मैंने दी है उसको अमले में जरूर लाइएगा। अरे वो हम पर छोड़ दीजिए, अगर वो सिर्फ लात भूतों का भूखा है तो उसका पेट हम भर देंगे। अच्छा हुआ जो इससे मुलाकात हो गई, मुझे तो काफी उम्मीद बन गई है। अरे चल चल, हर समय रोमांटिक हो जाता है। मुझे तो किसी गाने की आवाज सुनाई पड़ रही है। इतना काम हो गया कि अब आराम से थोड़ी पी जाए। अरे तुम क्या शक्ल देख रहे हो? चलो निकलो। मुझे तो खुशबू भी आ रही है। ओ मेरी प्यारी प्यारी बोतलिया, तू इसी तरह भरी भरी सी रहे और मैं तुझे खाली करता रहूं। दुनिया के सारे मर्द मेरी खुशकिस्मती को देखकर रश्क कर रहे होंगे। वही है। वैसे उस औरत का कहा हुआ एक एक शब्द इस आदमी के एक एक टुकड़े से बिल्कुल मेल खाता है। यही है वो, मुझे भी लगता है। ये दोनों मुझे देख करके खुसुर फुसुर क्यों कर रहे हैं? आखिर इनसे मुझे मतलब क्या है? क्या मतलब है? जनाब, क्या आप ही का नाम जुम्मन है? जी है भी और नहीं भी। ये तो इस बात पे दारोमदार करता है कि आपको उससे काम क्या है। जी कुछ नहीं, जितना हो सके उनकी इज्जत अफजाई करनी है। तब तो मेरा ही नाम जुम्मन दिया। तब तो हुजूर हम आपको ही ढूंढ रहे थे। अरे हमें लगा कि इतना नायाब हीरा कहाँ मिलेगा। जनाब, जहाँ तक हजामत बनाने का सवाल है तो आस पास के गांव में ढूंढ लीजिए। मुझ जैसा हजामत बनाने वाला आपको ढूंढे ना मिले। जहाँ हमारी ख्याति इस कदर फैली हुई है कि दूर दूर से लोग अपनी हजामत बनवाने यहाँ आते हैं। बिल्कुल हुजूर, हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। जनाब जनाब जनाब, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। आपकी मदद करने के लिए मुझे इतनी खुशी महसूस होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस हजामत बनाने के 1 और बाल कटवाने के 2 रुपए। अरे नहीं हुजूर, हम कुछ और बात कर रहे हैं। इतना तो आपको देना ही होगा। नहीं हुजूर, आप समझे नहीं, हम कुछ और कहना चाहते हैं। जनाब, आप समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपको पहले समझा दूं कि देखिए, आस पास टहल लीजिए, घूम लीजिए, मुझ जैसा हजामत बनाने वाला मिल जाए ना तो मैं अपनी मूंछ मुड़वा दूं। लेकिन हजामत के 1 रुपए और बाल कटवाने के 2। हुजूर, ये बात छोड़ दीजिए। जी जनाब, अगर मैंने यही बात छोड़ दी तो हमारे नन्हे नन्हे बच्चों का क्या होगा और हमारी घरवाली बिना अस्तूरे के हमारी हजामत बना देगी। देखिए हुजूर, बात यह है कि जो हम आपको बताना चाहते हैं, मतलब कि जो हम जानते हैं बस वही हम जानते हैं। जनाब, आप जो जानते हैं वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने सिर्फ इतना ही कहा, हजामत बनाने के 1 और बाल कटवाने के 2। आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। नहीं जनाब, ऐसे ही काम मैं कैसे कर सकता आप हूँ? बना रहे हैं। नहीं जनाब, आपकी शक्ल देख के लोग समझ जाते हैं, बनाने की क्या जरूरत है। देखिए, वैसे ईमानदारी आपको अपने हुनर से इनकार नहीं करना चाहिए। कमाल करते हैं, मैं अपने हुनर में बहुत हुनरमंद हूँ। अरे मैं जब अस्तूरा चलाता हूँ जनाब तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी कब, कहाँ और कैसे कट गई। हुजूर, आप जैसे काबिल और दानाई डॉक्टर को अपना हुनर छुपाने में क्या शोभा लगती है? जनाब, ये आदमी पागल है। नहीं जनाब, ये आदमी सही कह रहा है। आपको अपना हुनर नहीं छुपाना चाहिए। जनाब,
मैं क्यों अपना हुनर छुपाऊंगा? यही कि आप एक बेहतरीन ज़हीन डॉक्टर हैं। ना जनाब, हमारी 7 पुश्तें हजामत में लगी रही। डॉक्टरी के पेशे से तो हमारा दूर दूर का नाता नहीं है। तो आप नहीं मानते कि आप डॉक्टर हैं? अरे जनाब, जो चीज मैं जानता ही नहीं उसे मैं मानूंगा कैसे? अगर मैं मान लूंगा तो फिर आप भी कहेंगे कि ये तो अपने हुनर के साथ ना वफादारी कर रहा है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि ये ना वफादारी है। अपने हुनर को बताइए। जनाब, मैं कह तो रहा हूँ, हजामत बनवाइए। अरे आप एक ज़हीन तरीन डॉक्टर हैं। अरे जब मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं क्यों मानूं? आप तो आप डॉक्टर नहीं हैं। मानते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप नहीं डॉक्टर मानते। हैं। अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अरे आप डॉक्टर हैं, ये बात मान जाइए, नहीं तो हमें मजबूर होना पड़ेगा आपको ये याद दिलाने की आप एक बेहतरीन डॉक्टर हैं। मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं आखिरी बार कहता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। आपने इसकी नौबत क्यों आने दी? इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत थी? डंडे की एक एक चोट जब आपको लगी तो मेरे मुंह से यही दुआ निकली कि आपको ज्यादा ना लगे। खुदा कसम, आपको चोट और मेरे दिल को चोट बहुत ज्यादा लगी है। जनाब, एक बात समझाइए, ये जूते और लात के साथ डॉक्टर कौन बनाता है? तो क्या आप अभी भी नहीं मानते कि आप डॉक्टर हैं? जनाब, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो आप दोनों इसी वक्त खुदा को प्यारे हो जाओ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था। जनाब, अरे मेरी जानकारी बढ़ाइए और ये बताइए कि मैं डॉक्टर के साथ साथ और क्या क्या हूँ? वैसे आपकी ये अल्फाज सुन के मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। वैसे हम आपको बता दें कि आप डॉक्टर के साथ चलते फिरते दवा खाना भी हैं, जिसने न जाने कितने मुर्दों को कब्र से उठाकर खड़ा कर दिया। अब बस आपको हमारे साथ चलना है हमारी मदद के लिए। हुजूर, हुजूर, दरअसल हमारे मालिक की बेटी की आवाज गुम हो गई है। खुदा कसम, मुझे नहीं मिली। बहुत मजाकिया हैं। लेकिन आप ढूंढ सकते हैं। अच्छा, आप चिंता ना करें, आपकी सारी चीजों का इंतजाम हो जाएगा। वो सब आपको मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। वो सब मिलेगा। बिल्कुल, हाँ। जरूरत है। जनाब, दौड़ के उसे लाइए। इसे अपने सीने से लगा के रखो, ये हमारी जान है। चलो, आई। आउच। चलो।
नहीं, कमाल है कमाल। अरे बाकी डॉक्टर तो उसकी धूल को ऐसे तरसते हैं कि हम बता नहीं सकते। अरे उसने मुर्दे तक में जान फूंक दी है। हाँ। और लंगड़े को दौड़ा दिया, अंधे को दिखा दिया, बहरे को सुना दिया, गूंगे को बुलवा दिया। हाँ। और हुजूर, बस एक दिक्कत है, दरअसल उसका दिमाग थोड़ा सा कहीं कहीं घूम जाता है। अगर घूम गया तो वो नहीं रह जाता जो वो है। अरे हजामत बनाना तो उसका बड़ा शौक। असल में पढ़ा लिखा आदमी है और बड़ी बड़ी बातें बस यूं हो जाता है। मेरा उससे मिलने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तखुद्दीन, उसको फौरन मेरे सामने हाजिर करो। हुजूर, मुझे तो लगता है कि डॉक्टर भी वही करेगा जो औरों ने किया। अरे मेरी माने तो शमीम बिटिया को डॉक्टर की नहीं, एक ऐसे खाबिर की जरूरत है जिसे वो पसंद करती हो। फातिमा, फातिमा, तुम्हारी दखलंदाजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। या खुदा, इन औरतों की जबान पे ताला लगाना तो जैसे भूल ही गया। तुम्हें किसने कहा था मालिक के सामने अपनी दलील पेश करने को? अरे मैं भी कहे देखती हूँ कि इस डॉक्टरी वाक्टरी इलाज फिलाज से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, शमीम बिटिया की सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, एक अदद शौहर। पर इसी हालत में उससे शादी कौन करेगा? और फिर जब मैंने शादी कराना चाहा तो उसने इनकार कर दिया। क्योंकि जिस आदमी के साथ आप शमीम बिटिया की शादी करना चाहते थे वो उसे पसंद नहीं। कहीं आपने आशिक अली से शादी करने की बात कही होती तो वो फौरन राजी हो जाती। अरे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आशिक भी इस हालत में शमीम से शादी करने के लिए राजी हो जाता। वो लड़का मेरी लड़की के लायक नहीं है और फिर उसके पास दौलत भी तो नहीं है कि नहीं? हुजूर, उसका एक चच्चा है, चच्चा, उसके पास बहुत दौलत है। आखिर उसके मरने के बाद तो सारी दौलत शमीम बिटिया की हो जाएगी। ऐसा है फातिमा, जब दौलत जेब में आ जाए तभी उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। है कि नहीं? और दौलत का क्या ठिकाना, कब किधर मुड़ जाए। बारिशों की दुआ से मौत भी पास नहीं आया करती फातिमा। हुजूर, शादी ब्याह के मामले में मोहब्बत दौलत से बढ़कर होती है। अरे माँ बाप तो बस ये सोचते हैं लड़की या लड़के के पास कितनी दौलत है, भले ही उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। माँ बाप तो बस अपनी खुशी देखते हैं, बच्चे चाहे बर्बाद हो जाए। पर मैं तो अपनी बिटिया की शादी वही करूंगी जहाँ वो पसंद हो, जिसे बाकी दुनिया जाए भाड़ में। बस बस, अब मुझे ज्यादा सीख देने की जरूरत नहीं है। अंदर जाओ, देखो कहीं दूध बन न जाए। अरे ऐसी भी बीवियां मौजूद हैं। मालिक को तुम्हारी दलीलों की जरूरत नहीं, ये बात मैंने पहले ही बोल दी। और बता दे, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। हुजूर, डॉक्टर तशरीफ ला रहे हैं। सामने हो तो एक गधे को अपना रास्ता खुद ब खुद बदल लेना चाहिए।
ऐसा लुकमान ने कहा। लुकमान ने क्या वाकई ऐसा कहा? जी हाँ, किस चैप्टर में? टोपियों वाले चैप्टर में। तो ठीक है, हम अपनी टोपी पहने रहते हैं। जनाब, अगर एक मरीज की मौत का जिम्मेदार एक ही डॉक्टर रहे तो कैसा रहे? जी हुजूर, आप किससे मुखातिब हैं? जनाब से। लेकिन मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। ईमान से, ईमान से, कसम से, कसम से। दिल लगी न कीजिए। अरे दिल लगी कैसी है भाई? तो 1 मिनट रुक लीजिए। हाँ, रुके हैं। जनाब, आपकी तालीम पूरी हुई, आप डॉक्टर हो गए। अरे ये किस पुरजहर को लाए हो मेरे साथ? मैंने कहा था मालिक, मैंने कहा था ये मजाक करने की आदत है इसको। अरे मुझे ऐसा मजाक सहने की आदत नहीं है। अरे मालिक आप नाराज ना हो, इसको इसकी बात का एक तरह का मजाक ही समझिए। भूल जाइए। जनाब, मुझे माफ कीजिए और जो हुआ उसे भूल जाइए। तो ठीक है, आप इतनी बात कह रहे हैं तो भूल जाता हूँ। जनाब की ज्यादा पिटाई हो गई। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं भूल गया। नहीं, कुछ ज्यादा लग गई। अरे मैं कह रहा हूँ मैं भूल गया। अच्छा, जो आप भूल गए तो याद करके बताइए कि आपको तकलीफ क्या है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपको तकलीफ नहीं है? बिल्कुल नहीं। फिर किसको क्या तकलीफ है? अरे वो मेरी बेटी को तकलीफ है। मुझे जानकर बेहद खुशी हुई कि आपको और आपकी बेटी को और आपके सारे कुनबे को मेरी जरूरत पड़ी। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। जी 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 जी। और क्या नाम बताया आप? शमीम आरा। बड़ा खूबसूरत नाम है ये, शमीम आरा। जी, कहाँ है वो? मैं अंदर देख के आ रहा हूँ, वो क्या कर रही है। जी 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 जी। शमीम, जनाब ये कौन है? ये मेरी बेटी की आया है। आया। मैं अपनी सारी डॉक्टरी लेकर तेरे पास या हुजूर, हुजूर, मैं कहता हूँ मेरी बेगम से दूर रहिए। हाँ, ये तुम्हारी बेगम? जी हाँ हुजूर, कोई शक? मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि ये तुम्हारी बेगम है। जिस तरह से मैंने तुम्हारे दिल के लिए अपनी खुशी का इजहार किया है, अगर मैंने इनके साथ वो इजहार ना जाहिर किए तो इनके साथ नाइंसाफी होगी। हुजूर, अपनी मुबारकबाद आप इधर ही रखिए, उधर नहीं। जनाब, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपकी खुशी में शामिल हो जाऊं? क्या आप नहीं चाहते? क्या मुझ जैसे अदना से आदमी को खुश होने का भी अधिकार अरे है? अपनी खुशी इधर ही जाहिर कीजिए, उधर नहीं। जनाब, आप मुझे अपनी खुशी का इजहार करने से नहीं रोक सकते। अरे इतनी खुशी कि कहीं आप मर न जाएं। और हमारे पास तो मुर्दों को जिंदा करने का कोई मंत्र भी नहीं आता। ये रही मेरी बेटी। बैठो बैठो। तो ये मरीज है? जी। अरे, इनको देख कर तो अच्छे दिल के मरीज हो जाएं। मेरी बेटी को हंसा दिया। मैंने कहा था। अगर मरीज को डॉक्टर पसंद आ जाए तो आधा इलाज तो हुआ, समझो। शमीर, आपको तकलीफ क्या है? हुआ क्या है? बात क्या
हो गई? ऐसी क्या परेशानी है जिससे परेशान होकर के इन लोगों को परेशान होकर के मुझे बुलाना पड़ा? बोलेंगे नहीं तो समझूंगा कैसे, बताएंगे नहीं तो दवा कैसे दूंगा? हुआ क्या है? हुआ क्या है? हुआ हीरा। हीरान हुरान। यही इसकी बीमारी है। खूनहान हीनहान हुआ हुआ हीनहान, ये कौन सी जुबान है? ये कौन सी बात है? ये है क्या? अच्छा शमीम, जरा अपने नब देना। अगर किसी भी अजीबोतरीन डॉक्टर से अगर आप कहते हैं कि इसे हुआ क्या, तो वो कहता ये है, वो है। मैं तो सीधे निशाने पे चोट करता हूँ। आपकी बेटी गूंगी है। देखा देखा, कितनी जल्दी पता लगा लिया, मेरी बेटी गूंगी है। जरा ये भी पता लगाइए कि ये गूंगी क्यों है। जनाब, आप किसी अजीबोतरीन डॉक्टर से पूछते तो यही कहता कि जुबान में गड़बड़ी होने की वजह से ये ऐसी हरकतें कर बैठी। ये अजीबो गरीब डॉक्टर से मैं क्या पूछूं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये गड़बड़ी हुई कहाँ? हाँ, तो गड़बड़ी हुई कहाँ? हाँ हाँ, तो गड़बड़ी हुई कहाँ? अरे तो गड़बड़ी हुई कहाँ? हाँ जनाब, गड़बड़ी कहाँ हुई? वही तो कि कहाँ हुई? ओ, ये आप बताइए ना, कहाँ हुई? मैं बताऊं कि जबान में गड़बड़ी कहाँ हुई? हाँ? अब क्या अजीमो तरीम रहा होगा वो लुकमान भी, कम से कम मुझसे ज्यादा तो अक्लमंद रहा ही होगा। खैर, ये बताइए, आपको पश्तो आती है? पश्तो नहीं आती। आपको पश्तो नहीं आती? नहीं आती। इतनी सी भी नहीं आती? इतनी सी भी नहीं आती। इतनी सी भी नहीं? इतनी सी भी नहीं आती। उतनी सी भी नहीं आती? उतनी सी भी नहीं आती। खैर साबी हल्दी कुलतरम उल्तली 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 इल्तली उल्तली हर कदम हर कदम हर कदम हर कदम हर कदम पश्तो। मैंने काटा। काश काश मैं इतना पढ़ा लिखा होता, काश मैं इतना पढ़ा लिखा होता। मैंने काटा मालिक। काश मुझे भी ये भाषा आती होती। तो कर क्या लेते? जनाब, तो मैं इजाजत चाहूंगा। बस 1 मिनट रुक जाइए। ये बताइए कि इसके इलाज के लिए मुझे करना क्या होगा? उसके इलाज के लिए आपको क्या करना होगा? हाँ, क्या करना होगा? क्या करना होगा? अरे क्या करना होगा? हाँ जनाब, क्या करना होगा? अरे डॉक्टर, दवाई 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 दवाई। हाँ क्या करना होगा? 2 मिर्च ठंडे पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम, रात में पानी गर्म कर लीजिएगा। 2 मिर्च ठंडे पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम, शाम। रात में पानी गर्म कर लीजिएगा। ये कैसा इलाज है डॉक्टर? जनाब, आपने तोते को देखा है? हाँ। जब उसे जुबान सिखाई जाती है तो बस यही हरी मिर्च खिलाई जाती है। हुजूर,
मैं अपनी जहालत के लिए काफी शर्मिंदा हूँ। जहालत के लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं जनाब। आप इतने अजीमो तरीम हो ये जरूरी तो नहीं, और मुझ जैसा डॉक्टर यहाँ पर फिर आए ये जरूरी तो नहीं। रख लीजिए। नहीं जनाब, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं। मैंने कहा था। फिलहाल रख लीजिए। जनाब मैं डॉक्टर हूँ, व्यापारी नहीं, रख लीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ ना, रख लीजिए, रख लीजिए। पूरे हैं? हाँ पूरे हैं। कितने हैं? उतने ही। क्योंकि मैं आपके सारे कुंबे के साथ फिक्रमंद हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि इस आया का इलाज बेहद जरूरी है। क्या मेरा इलाज? डॉक्टर साहब, आपको मेरी इतनी तंदुरुस्त नहीं दिख रही? मेरे इलाज करने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी बड़ी तंदुरुस्ती भी सेहत के लिए नागवार गुजरती है। आपका तो ऑपरेशन करना होगा। अरे हुजूर, जब उसको कोई मर्जी ही नहीं है तो ऑपरेशन की क्या जरूरत है? जनाब, इससे पहले आप 2 बार अपनी जहालत के लिए शर्मिंदा हो चुके हैं। क्योंकि मैं फिर से आपसे माफी चाहता हूँ। आप उधर शर्मिंदा हो लीजिए। क्योंकि मैं इस आया के लिए फिक्रमंद हूँ, इसलिए इसका इलाज मैं करके रहूंगा। आया। डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ मेरी बेगम से दूर रहिए, उसे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। तू एक डॉक्टर को उसके मरीज से दूर होने को कैसे कह सकता है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी तंदुरुस्त है और उसे कोई बीमारी नहीं है। मैं तुझ पे बुखार चढ़ा दूंगा। ऐसे ही चढ़ा देगा क्या? अरे मैं तुझे यहाँ से हटा दूंगा। मैं नहीं हटने वाला। सारा चलता है अपनी बीवी से। अरे दूर क्यों नहीं हट जाते? तुमको क्या लगता है? हाँ? वो सब कर लेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। हाँ? मार लगा दूंगी उसकी। जनाब जी। मैं फिर भी इसे कुछ नहीं करने दूंगा। मैं इजाजत चाहता हूँ। आधा तो शराब मैं न पीता, तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता, ये सितम अगर न होता, ये सितम अगर न होता। जनाब, जनाब, मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। काफी घटिया क्वालिटी की नब्ज है, कहाँ से ली? जनाब, मुझे कोई बीमारी नहीं है। हैं? जब बीमारी नहीं है तो इस तरीके से रास्ता रोकने का मतलब? देखिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हैं? मेरा नाम है आशिक अली। आशिक अली? हाँ, और शमीम आरा मेरी महबूब। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, पर उसका कंजर बाप हम दोनों के मिलने के सारे रास्ते बंद कर दिया। इसीलिए मैं आपके सामने मदद के लिए हाजिर हुआ। मुझे अपना शागिर्द बना ले ताकि हम दोनों एक दूसरे से मिल सके। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने रोजगार की पाकीज़गी के साथ इस कदर की बेवफाई करूंगा? हैं? तुमने ये सोचा भी कैसे? जनाब, इतनी जोर से ना चिल्लाएं। अरे क्यों ना चिल्लाऊं? क्यों ना चिल्लाऊं? गुस्सा थूक दे जनाब। इधर कहाँ थूकूं? गुस्सा तो मेरे खून में उबल रहा है। अगर आपको कोई इस तरीके से उस तरीके का काम करने को कहता तो आप किसी तरीके से नहीं मानते, लेकिन क्योंकि तुम एक ईमानदार आदमी लगते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तरीक इधर आओ और तफसील
मुझसे बताओ कि हुआ क्या है। जनाब मैं माफी चाहूंगा कि मैंने आपको गलत समझा। अरे इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल लोग मुझे वो समझ लेते हैं जो मैं हूं ही नहीं, और जो मैं हूं नहीं वो जब समझ लेते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और ऐसे नौकूलों से मैं क्या कहूँ। खैर तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ जरा गौर से सुनिएगा। हाँ जिस बीमारी का आप इलाज करने जा रहे हैं, हाँ? असल वो बीमारी नहीं, इश्क है। हैं? हाँ, शमीम आरा जानबूझकर गूंगी बनी है, जानबूझकर गूंगी बनी हुई है, ताकि उसके वालिद जानबूझकर उसकी शादी कहीं और ना कर दे। जानबूझकर अगर वो गूंगी बनी हुई है तो जानबूझकर उसका वालिद शादी क्यों कर देगा? ताकि वो मेरे अलावा किसी और से शादी ना कर ले। ओहो, मैं और शमीम और मैं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जब हम बगीचे में मिलते थे तब ख्वाबों में खो गया था। ख्वाबों के दस्तरखान से बाहर आओ जनाब, और सुनो, एक काम करो, इसे पहन लो। अब कोई कह सकता है कि तुम कंपाउंडर नहीं हो? अरे जनाब इस पोशाक में कौन नहीं कहेगा मैं कंपाउंडर नहीं हूँ। हाँ। और वैसे भी उसके वालिद ने एक आधी बार देखा है, पर मेरी एक दरख्वास्त है। हाँ बोलो। मुझे अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द सिखा दे ताकि मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं। अरे खुदा की मार मुझ पर, जो मुझे खुद अंग्रेजी के 1-2-4 शब्द आते हो। अरे मुझे तो आज तक इस बात को नहीं समझ में आई कि उन लोगों ने पीट कर मुझे डॉक्टर क्यों बनाया। तो क्या आप सच्ची में डॉक्टर नहीं हैं? अरे मैं डॉक्टर नहीं, हजाम हूँ। उन्होंने मेरी हजामत करके यहाँ डॉक्टर बनाकर क्यों लाए, मुझे आज तक समझ नहीं आया। फिर लोगों की भीड़ और इलाज देखकर मुझे लगा ये पेशा भी बुरा नहीं। जनाब, अगर एक मरीज की मौत हो जाती है तो उसका इल्जाम तो डॉक्टर पे नहीं मरीज पर होता है। और फिर आप मुझे इस पेशे से इश्क हो गया है। सुनो, तुम चलो, मुझे लगता है कोई आ रहा है। फिर शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। आया। ओ मेरे आम की गुठली, ओ मेरे ब्लड की वेन्स, ओ मेरे दिल की धड़कन। आया 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 आया। डॉक्टर साहब, आप मेरी इतनी तारीफ ना करें, मेरी समझ में एक लफ्ज भी नहीं आ रहा। फातिमा, मेरा दिली ख्वाहिश है कि अगर एक बार तू बीमार हो जाना तो सारी जिंदगी मैं तेरे इलाज के लिए लगा रहूं। अगर आप ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब, तो मैं हमेशा बीमार रहना पसंद करूंगी। तुझे नहीं मालूम कि तेरा पति कितना कमजोर है और तेरे को शक करता है, किसी से बात करने भी नहीं
कोई बात नहीं। लगता है बैलेंस बिगड़ गया। अरे फातिमा, मुझे तेरी किस्मत को देखकर बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि तू कहाँ फंस गई। अब क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब, किस्मत है, फंस गई तो फंस गई। बकरी की किस्मत जहाँ फंस गई वहाँ फंस गई। ओह, कितनी ज्यादा तुम फंस गई। अरे मुझे तो अफसोस होता है, मुझे कभी कभी लगता है खुदाया ऐसी खूबसूरत चीज बंदर जैसे लोगों के नसीब में क्यों होती है। अब इसमें क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब, वो तो मेरे शौहर है, किस्मत में लिख गया तो लिख गया। ऐसा शौहर किस काम का। अगर मैं तेरी जगह होता तो उसकी ऐसी पिटाई करता, ऐसी पिटाई करता कि वो सब शक करना भूल जाता। अब जाने भी दीजिए डॉक्टर साहब, मेरे शौहर है, अच्छा नहीं लगता। फातिमा, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो? नहीं नहीं। क्या कोई परवाने हो? नहीं नहीं। क्या मेरे दीवाने हो? क्या कोई परवाने हो? काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा। बोल दे प्यार है खामोश क्यों है खड़ा, हम अगर होते तो बोल दिया होता। क्यों आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। खिड़की पे मेरी क्यों रखते हो अखियाँ, करते हो क्यों तुम मेरी ही बत्तियाँ, करते हो क्यों तुम मेरी ही बत्तियाँ। खिड़की पे मेरी क्यों रखते हो अखियाँ, करते हो क्यों तुम मेरी ही बत्तियाँ। मेरे लिए आते हो नहीं तो गीत गुनगुनाते हो, नाना मेरे लिए आते हो गीत गुनगुनाते हो। बात क्या है दिल में तुम्हारे तुमको ही पता। छोड़ दे ये शर्म तू पास उसको बुला, हम अगर होते तो बुला लिया होता। क्यों आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। अकरम, हिकमत। चली गई। अरे हिम्मत, डॉक्टर साहब को देखा क्या? हैं?
को महसूस करने के लिए गया हुआ था। अरे आपकी दवा से मेरी बेटी की हालत और खराब होती जा रही है। हुआ क्या क्या क्या? अरे जो आपने बताया था ना कि हरी मिर्च सुबह दोपहर शाम क्या क्या वो खा खा कर विटामिन सी खिलाइए, विटामिन सी खिलाइए और विटामिन सी के एक बार के इस्तेमाल कर देखिए कि क्या हाल। अरे वो तो ठीक है, देखिए देखिए अरे जनाब, मैं कहूँगा कि अक्सर इस ये जनाब की तारीफ, ये हाँ मेरे हाँ साथ मैं समझ गया। आपकी बेटी भी समझ जाएगी। हैं क्या कहा आपने? मैंने कहा विटामिन सी। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए ये कुछ कहना चाहती? हाँ क्या कहना चाहती है? जनाब, मुझे लगता है इनकी हालत देख के लगता है इनको यहाँ की आबो हवा कुछ खास पसंद आ नहीं रही, इसलिए अभी इसी वक्त इन्हें बाहर की आबो हवा के लिए भेजा जाए। एक बार बाहर बगीचे और खुली हवा में जाएंगी तो इस तरीके का जो मर्ज है उसमें कुछ ना कुछ तहसीब के साथ मिस्टर केमिस्ट, तुम जरा इनके साथ चले जाओ और बाहर की आबो हवा को अच्छी तरीके से घुमा फिरा कर लेकर आओ। और हाँ, ये महसूस कर लेना कि हम लोगों को आगे क्या करना है। ये डिस्कशन हम लोग शाम को करेंगे। जाओ जल्दी जाओ, निकल जाओ, चलो 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 चलो। जनाब, अक्सर लोग आप जैसे हजारों हजार लोग मुझ जैसे अजीमो तरीम डॉक्टर से अक्सर पूछते हैं कि लड़कों का इलाज जरूरी है या लड़कियों का, उनका आसान है या इनका। देखिए, इलाज तो ना लड़कों का ज्यादा आसान है ना लड़कियों का, लेकिन कभी कभी लड़कियों के दिल में जलने वाली आग उनके दिमाग को इस कदर झुलसा देती है, इस झुलझुलाहट, इस झुलन की वजह से वो अपना आपा खो बैठी। और जो आपा खो बैठी तो फिर यकीन मानिए, चांद की रात में पूरे शबाब पे जब आफ्ताब निकलता है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दिल की आस्था पूछेगी जब मेरी जिंदगी का चांद। अरे अरे मेरी बेटी बोल सकती है, 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 मेरी बेटी बोल सकती है। मैंने कहा अरे डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बोल सकती है। बताइए बताइए, मैं आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? हाँ हाँ बजाज, मैं बोल सकती हूँ। हाँ। आप जानते हैं कि मेरी आवाज क्यों लौट के आई? ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं शादी करूंगी तो आशिक से, सिर्फ और सिर्फ आशिक से। आप आफ्ताब को भूल जाइए। लेकिन कुछ नहीं, मेरा फैसला पक्का है और अब बदला नहीं जा सकता। मेरी बच्ची, आपकी इस चिकनी चुपड़ी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा बजाज। मैं कह दे रहा हूँ। आप कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो ना सही, लेकिन आप इस तरह वक्त मत बर्बाद करिए। मैंने फैसला कर लिया। मैं एक आखिरी मौका देता हूँ। अब मुझे इस मौके की कोई गुंजाइश नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, देख रहे हैं कैसी कैंची की तरह जवान चलती जा रही है, आप इसे दोबारा ढोंगी बना दीजिए। जनाब, ये तो बड़ा नामुमकिन सा काम है। हाँ, ये कहें तो मैं आपको पहरा जरूर बना सकता हूं। जी नहीं, शुक्रिया। मैं तुमसे एक आखिरी बार कह रहा हूँ, अपना फैसला बदल लो। मेरा फैसला पक्का है। हैं? फैसला पक्का है? अरे डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए। हिकमत, फकत, तैयारी करवाओ। और अगर इससे अपना फैसला नहीं बदला डॉक्टर साहब, तो आप भी सुन लीजिए। फकत, हिकमत, आज के आज इसकी शादी होगी आफ्ताब के साथ। कब्र खुदेगी। चुप रहो। अब मैं बोलूंगा, डॉक्टर
दर्शन को डोज दे दो। हैं? लगता तुम समझ नहीं पा रहे हो। लड़की का बाप किसी आफ्ताब के साथ लड़की की शादी कराना चाहता है और लड़की किसी आशिक अली के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन जो बात कहेगा वही हम कहेंगे। जो इसलिए तत्काल तुरंत लेकर के लड़की को जाओ, उसे समझाओ। सही फरमाया है आपने। जो आपने फरमाया है वो ज्यादा सही था। एकदम सही फरमाया। आप ज्यादा सही थे। सही था ना? आप एकदम सही हैं। अरे तो कह तो रहा हूं सही है। बस वो जा रही है, अभी इलाज हो जाएगा। खैर, मैं उस बात पे अभी तक आपको समझा नहीं पाया कि लड़के का इलाज ज्यादा अच्छा होता है कि लड़की। लड़की का इलाज करना उतना आसान है, लेकिन लड़की का इलाज अच्छा, एक बार लड़की का इलाज कर जनाब, हमारी बात पूरी ना हुई तो मैं कहा था लड़की लड़की का इलाज जो होता है इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना तिलिस्मी होता है, ऐसा है कि अच्छे हुजूर, गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया। अरे डॉक्टर, अरे मुझे बोलने दीजिए। अरे चुप रहो। अरे मुझे कहने दीजिए। अरे कह चुके हो। अरे मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब से बदतमीजी मत करो। अरे हुजूर, आपकी लड़की निकल गई। किसकी लड़की निकल गई? अरे आपकी लड़की शमीम आरा भाग गई। अरे यार गैस थी इधर। अच्छा, दर्द इधर। किसके साथ? आशिक अली के साथ। उस मर्दूद की ये हिम्मत। हाँ। मेरी लड़की को भगा कर ले जाए। ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब इस डॉक्टर की वजह से हुआ है। अरे वो कंपाउंडर जो आया था वही आशिक अली है। वो कंपाउंडर नहीं था। अरे ये डॉक्टर नहीं है, ये हजामत बनाता है। वो कंपाउंडर नहीं, ये डॉक्टर नहीं। वो आशिक अली, ये हजामत वाला। ये एक हजामत वाला, वो आशिक अली। डॉक्टर इसी ने भगाया है मालिक। गिरफ्तार कर लो इसको। ये डॉक्टर नहीं है, वो कंपाउंडर नहीं है, वो कंपाउंडर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है। अरे तुझको तो मैं फांसी चढ़ाऊंगा, फांसी। मैं पागल हुए जा रहा हूँ। जज को बुलवाओ, जज को बुलवाओ, मजिस्ट्रेट को बुलवाओ, मजिस्ट्रेट को बुलवाओ, सराय के थानेदार को बुलवाओ, थानेदार को बुलवाओ, तेजेंद्र सिंह को बुलवाओ, रामेश्वर सिंह को बुलवाओ, और तो और संचालक कौशिक गौतम भट्टाचार्य को बुलाओ। मैं पागल हुए जा रहा हूँ। मिर्ची तुझको तुझको उर्दू में मारूंगा, तुझको हिंदी में मारूंगा, तुझको अंग्रेजी में भी मारूंगा। मैं पागल हुए जा रहा हूँ, मैं पागल हुए जा रहा हूँ। मेरी बेटी भाग गई, मेरी बेटी भाग गई। मैं पागल हुए जा रहा हूँ, मैं पागल हुए जा रहा हूँ, पागल हुए जा रहा हूँ। कोई है? तुम तो वही औरत हो ना जिसने उस दिन हम लोगों को उस पागल डॉक्टर से बुलवाया था। तुम भी तो वही हो ना जो डॉक्टर को ढूंढते हुए मेरे पास आए थे। हाँ, तो हमें क्या पता था वो डॉक्टर के भेष में एक वहशी दरिंदा है। अरे वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं था। हाँ। वो मेरा शौहर हजामत बनाने वाला था। लेकिन वो है कहाँ? वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। हाय अल्लाह। हाँ, चलो अंदर मेरे साथ। मालिक जाए ना। अरे मेरी प्यारी अब तो बड़ी मजा आ रही होगी। अरे तुम इन जल्लादों से बचा लो। ये कहते तुम्हें उस समय
जनाब बिटिया शमी बोला। जनाब मेरा नाम है आशिक अली। एक बार सुन तो लीजिए जनाब। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मेरे चाचा जान ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। क्या कहा? मेरे चाचा जान ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। मैं कहता था मेरी बिटिया का जो भी फैसला होगा वो बहुत अच्छा होगा। आओ आओ तुम दोनों इधर आओ। देखो मेरी बेटी तुमको पसंद करती है तो मुझे कभी कोई एतराज नहीं है। भाई हम लोग नवाब है और अब तो तुम भी नवाब हो गए, है कि नहीं? कबूल है, कबूल है। क्या हुआ? हुजूर मैं कहाँ जाऊँ? देखो जरा, इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? जाओ देखो गेट पर कोई परेशानी तो नहीं है। जा गेट बंद करके आओ, जाओ। मुझे पता दीजिए। धन्यवाद। हेलो 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 दर्शकों से मैं सिर्फ 2 मिनट का और चाहूँगा। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप सिर्फ हमें 2 मिनट और दे दीजिए, क्योंकि कलाकार जिन्होंने इतनी शानदार प्रस्तुति आप लोगों के सामने प्रस्तुत की, आपको हंसाने में पूरी कोशिश की, उनके साथ भी आपका परिचय अवश्य होना चाहिए। मैं बहुत जल्दी से ही इस कार्यक्रम में जितने भी कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया उनको बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जुम्मन की रोल में जिन्होंने ये रोल निभाया था, सचिन चंद्रा जी को मैं स्टेज पे सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा। सचिन चंद्रा जी, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अद्भुत है। आपको मैं बता दूं कि ये प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में ये इन्होंने अपनी एक विशेष छवि बना रखी है एक हास्य कलाकार के रूप में, और उसका बखूबी उन्होंने आज आपको सबूत भी दिया। एक जोरदार ताली होनी चाहिए दर्शकों। जिस तरह इन्होंने मेहनत की, आपको भी थोड़ा सा मेहनत और करना है। फातिमा के रोल में निहारिका पंछी पटेल जी थी, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों, सिर्फ थोड़ी देर की बात है। देखिए कलाकार अपनी सारा कुछ आपके लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कम से कम तालियां तो जरूर बजा सकते हैं। जुबैदा के रोल में शांता सिंह, फकरोत के रोल में थे ब्रिजेंद्र कुमार सिंह, फकरत की रोल में। शमी मारा दिव्या शुक्ला, आशिक अली हर्षल, हिकमत के रोल में थे अतुल कुमार, नवाब साहब के रोल में थे संजू साहू। ये मुख्य रूप से रूसी लेखक इस पूरे नाटक में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही शानदार भूमिका में थे। शुभ जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, स्टेज पे आ जाएं। इनके लिए भी एक ताली बजनी चाहिए। मुख्य रूप से रूसी लेखक मुलारिया जी के मुख्य रूप से रूसी लेखक मोलियर जी की कहानी पर आधारित इस नाटक का निर्देशन किया था हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सचिन चंद्रा जी। इनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सह निर्देशन के रूप में थे हमारे संजू साहू जी। प्रकाश व ध्वनि नियंत्रक पे बैठे हुए थे ऋषभ उपाध्याय जी, ऋषभ और अनूप जी। मैं इनके लिए भी तालियां चाहूंगा। ये सारे लोगों ने इस प्रस्तुति को बहुत ही कम समय में प्रस्तुत किया, लेकिन इतना अद्भुत किया कि आप सब लोगों ने इसका पूरा मनोरंजन किया। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को। अब मैं चाहूंगा कि मुख्य अतिथि श्री दीपक शर्मा जी आए और हमारे इन कलाकारों को सम्मानित करें। तेजेंद्र सिंह जी, मैं चाहूंगा कि अतिथि जी को हमारे स्टेज पे ले आइए। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि निदेशक श्री सचिन चंद्रा जी को सम्मानित किया जाए। हमारे सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था की जो पारंपरिक हमारी जो रीति है उसके अनुसार इनको सम्मानित किया जाए। एक तालियां हो जानी चाहिए साहब। ये प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी है साथ में। नाम बताओ, किसका नाम बताओ।
संजू साहू जो सह निर्देशक हैं, अब मैं चाहूंगा कि उनका भी सर्टिफिकेट के साथ सम्मान किया जाए। श्री दीपक शर्मा जी से मेरा अनुरोध है। अतुल कुमार जी को भी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाए। हर्षल जी को, इसके बाद हर्षल जी, तत्पश्चात दिव्या शुक्ला जी, इसके बाद शांता सिंह, ब्रिजेंद्र कुमार सिंह, निहारिका पंक्षी पटेल, ऋषभ उपाध्याय जी, और शुभ जी के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। ये थे हमारे प्रयागराज द स्टेज फाउंडेशन संस्था की ओर से हास्य नाटक आदाब अर्ज है। एक ग्रुप फोटो हो जाए, उसके बाद मैं आप सभी को कल के कार्यक्रमों के लिए भी बताना चाहूंगा। कल स्वर लोक संगीत समिति फतेहपुर की कल की प्रस्तुति है पारंपरिक लोकगीत, ये है प्रथम प्रस्तुति, और कल की द्वितीय प्रस्तुति है सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था की प्रस्तुति नाटक राजा भरथरी। दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कल भी हमारे इस तरह के कार्यक्रमों को आप आगे ले जाने में अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।